ये टॉपिक है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सोप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सोप की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो सोप की जो प्रिपरेशन होती है, इसकी जो प्रिपरेशन का मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन को। चलो ओके। तो सोप के प्रिपरेशन का जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, इस मेथड का नाम सैपोनिफिकेशन। और इस सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस में हम करते क्या है, इसमें हम लोग करते हैं, हाँ, एस्टरिफिकेशन का रिवर्स केस होता है ये। तो एस्टरिफिकेशन का अगर रिवर्स केस है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, सैपोनिफिकेशन है क्या, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एस्टर ले लिया। एस्टर को NaOH या फिर KOH के साथ जब आप गर्म करते, NaCl के प्रेजेंस, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है सोप और साथ में प्रोड्यूस होता है ग्लिसरॉल। ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। और इसमें NaCl जो है, that NaCl will behave as the catalyst। ठीक है, NaCl will behave as catalyst। जिससे जिसका की काम क्या होता है, इट विल स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है, इट विल हेल्प इन हार्डनिंग ऑफ सोप। हार्डनिंग ऑफ सोप, सोप की प्रेसिपिटेशन में, हार्डनिंग में ये हेल्प करेगा। एस्टर, कोई भी एस्टर का एग्जाम्पल अगर हम दें, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल ले लो, कोई भी, अगर आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेते हो, दैट इज एन एस्टर। जैसे कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, कोई भी ऑयल जब आप लेते हो तो दैट इज एन एस्टर। हर एक ऑयल में आप देखोगे एक हल्की सी स्मेल आती रहती है। और आपने पढ़ा ही है कि एस्टर में स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल होता है। तो उस ऑयल में हल्के स्मेल आने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दैट इज एन एस्टर। कोई भी वेजिटेबल ऑयल को जब आप NaOH या KOH के साथ गर्म करोगे, तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा वेजिटेबल ऑयल। कहने का मतलब क्या? एस्टर है। यहाँ पे जो सोप बनेगा, वो सोप होता क्या है? दैट इज सोडियम। अगर आप सोडियम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे, या फिर KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो पोटेशियम सॉल्ट। तो क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। किसका? ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को, यही जो बन रहा है ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोप। साथ में बना ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है, ये ग्लिसरॉल है। तो आपने पढ़ा था कि पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने
जब हम किसी एस्टर को NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो वहां पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अल्कोहल मिलता है ना, अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसका बन रहा है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना लॉन्ग, लॉन्ग तो मतलब ठीक है, चलो कितना लॉन्ग मतलब इट में बी ऑफ 16 कार्बन, 18 कार्बन, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो उस तरह के जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या आप इसको फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, यही जो सॉल्ट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इसके साथ आप इसको गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ये घर में भी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो या कोई भी इस तरह का ऑयल लो, उसको कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करो। व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, NaOH इज कॉस्टिक सोडा, एंड KOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं। NaOH इज कॉस्टिक सोडा एंड KOH इज कॉस्टिक पोटैश। इसको वेजिटेबल ऑयल सोडियम पोटेशियम या इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे बनेगा सोप और साथ में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, देख रहे हो, तीन तीन अल्कोहल, तीन तीन OH, है ना, ये अल्कोहल है, देख रहे हो। तो ये है सोप। अब सोप का में हमने जो यहाँ पे लिया है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। लॉन्ग चेन मतलब कितना लॉन्ग, 15 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, उससे भी लॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं सोप का। तो सोप का कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो आपके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सोप, ये दिया हुआ आपके प्रैक्टिकल बुक, नोटबुक, प्रैक्टिकल की जो बुक आती है आपकी, उसमें दिया हुआ है दो एग्जाम्पल। मैं यहाँ वहां के दो एग्जाम्पल बताता हूँ जो उसमें दिया हुआ प्रैक्टिकल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C15H31 COONA। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है C17H35 COONA। इसको बोला जाता है, अब सोडियम की बजाय पोटेशियम भी लगा सकते हो, जो मर्जी आपकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, किसका, सोडियम और पोटेशियम पामीटेट, इसको बोला जाता है पामीटेट, और इसको बोला जाता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, किसका, इसको बोला जाता है एस्टियरेट, सोडियम और पोटेशियम एस्टियरेट। ये तो कुछ दो कॉमन एग्जांपल जो आपकी मैंने एग्जांपल जो लिए हैं, ये दोनों एग्जांपल कहां से लिए हैं मैंने, आपके प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल बुक से। ये दोनों एग्जांपल जो है आप वहां पे लिख सकते हो। तो ये हो गया कॉमन एग्जांपल ऑफ सोप। अब इसकी अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी हो सोप की, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करें, देखिए। देखिए, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया C15H31COONA, या दूसरा एग्जांपल हमने लिया C17H35COONA। ठीक है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको कुछ कॉमन चीज बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपको पेंटेन को रिप्रेजेंट करना, तो पेंटेन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला होता है C5H12, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3, ऐसे लिखेंगे, ये तो सबको पता है। 5 कार्बन के लिए तो ठीक है, इतना चलो लिख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिखना है नोनेन, तो 9 कार्बन, या नोनीन 9 कार्बन, उससे भी ज्यादा कार्बन लिखना हो, 20 कार्बन, 22 कार्बन, 25 कार्बन, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतना लंबा ऐसे लिखना। एक तरीका है, तरीका क्या है, देखो पेंटेन को लिख रहा हूं मैं, एक डॉट बनाओ, 1 कार्बन, 2, 3, 4,
5 हो गया पेंटेन। ठीक है, ये एक तरीका होता है पेंटेन को रिप्रेजेंट। 1 2 3 4 5 पेंटेन कंप्लीट। नोनिन लिखाना है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लो बोला जाता आपको कि ये नॉन 3 इन है, तो चाहे यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये हो गया डबल बॉन्ड। ये हो गया नॉन इन। समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज करो आपको दिखाना है हेक्सेन टू ऑल। हेक्सेन टू ऑल कैसे रिप्रेजेंट करें? 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड कार्बन OH। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है ये तरीका? ये एक तरीका है जिस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, और आप जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको यही तरीका बताया। क्योंकि क्या है ना कि अब 15 कार्बन इतना लिखने का मतलब समझ रहे हो कितना लंबा चौड़ा लिखना, इस तरह से ड्रॉ कर लो। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट कर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे लगा दिया COON। समझ में आया क्या किया हमने? अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 17, और यहाँ पे लगा दिया COO। COO पे माइनस चार्ज और Na पे प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है ना? चलो यहाँ पे तो हमें पता है कि ये 17 कार्बन सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम पामीटेट है, लेकिन जब हमें नहीं पता होगा तब हम क्या करेंगे? आपको तो ये पता नहीं है कि आपको जो गिवन सोप है वो कौन सी वेजिटेबल ऑयल से बनाई गई है, पाम ऑयल से बनाई गई है, सनफ्लावर ऑयल से बनाई गई है, कोकोनट ऑयल से बनाई गई है, नहीं पता। तो आप सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल सा तरीका रिप्रेजेंट करने का है क्या, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, थोड़ा सा ये, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने कार्बन का है उसमें, तो हम सिंपली सोप की जो मॉलिक्यूल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोप, जिसमें कि यहाँ पे होता है COO माइनस Na प्लस, Na के बजाय K भी हो सकता है, कोई बात नहीं, दोनों चलता है। तो ये हो गया, ये वाली जो एंड है इसको हम लोग टेल एंड बोलेंगे, और ये हो गया इसका है। ये वाला पार्ट क्या है? देखो ये वाला पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है? इतना पार्ट है C15H31 या C17H35, ये पार्ट क्या हो गया? एल्काइल। C15H31 इज व्हाट? एल्काइल ग्रुप हुआ ना, वो एल्केन से एक कम है ना वहां पे, देखो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम है, ये हो गया एल्काइल ग्रुप। ये वाला पार्ट जो टेल एंड होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप होता है ना ये होता है हाइड्रोफोबिक, और हेड वाला जो एंड है ये आयोनिक एंड, चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। मतलब सोप के एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक वर्ड का मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया, फोबिया मतलब डर, पानी से डर मतलब पानी से दूर, है ना, पानी से दूर। तो पानी से दूर का मतलब क्या हुआ? ये इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड ऑयल, जो पानी से दूर जाएगा वो ऑयल की तरफ जाए, ठीक है, जो पानी से दूर वो ऑयल की तरफ। और ये वाला जो हाइड्रोफिलिक, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टेड, पानी के टूवर्ड अट्रैक्टेड, दिस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड वाटर, अट्रैक्टेड
towards water and this will be attracted towards oil. ठीक है, दो पार्ट है। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? सोप के एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? एक पार्ट उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट है? अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है कार्बन। और जो आयोनिक एंड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब एक बात बताओ, हमारे कपड़े में जो गंदगी, हम सोप कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां पे गंदगी डस्ट पार्टिकल्स अटैच होते हैं वहीं तो अप्लाई करते हैं। अभी मैं जब क्लास व्लास के बाद जाऊंगा खाने के लिए तो हाथ को साबुन से धोऊंगा। क्यों? क्योंकि ये देखो हाथ में कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं, है ना, इंक विंक के मार्कर लगे, तो धोना धोना तो होगा ना, या हाथ को धोए या कपड़े को धोए। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें सोप के जो मॉलिक्यूल है इसमें दोनों पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, दोनों पार्ट है। कभी भी डस्ट पार्टिकल जो अटैच होता है वो कहाँ अटैच होता है? डस्ट पार्टिकल हमेशा ऑयल पे अटैच होता है। ठीक है, हमेशा। कोई अगर ड्राई जगह है तो वहां पे डस्ट पार्टिकल अटैच नहीं होगा। जैसे इस पर चुप हो जाएगा, इस पेपर पे अगर मैं कुछ डस्ट पार्टिकल डाल दूं और उसको हटा दूं तो वो हट जाएगा इसलिए। लेकिन इसी पे अगर मैं कुछ ऑयल डालूं, उस पर डस्ट पार्टिकल डालूं, तो वो वहां पे चिपक, है ना। हमेशा जो डस्ट पार्टिकल अटैच होता है कहाँ पे? ऑयल पे। इसलिए हम उसको ऑयली डर्ट। तो आपने अपने कपड़ों में भी देखा होगा कि हमारे कपड़े में ज्यादातर पार्ट कहाँ गंदा होता है? ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारी हाथ मूवमेंट में होती है और हमारे स्किन में कौन सी ग्लैंड है? ऑयल ग्लैंड है। वो ऑयल ग्लैंड, इसके साथ ऑयल ग्लैंड से जो ऑयल निकलेगा वो इस कपड़े में लगेगा, क्योंकि हाथ मूवमेंट में कॉन्टिन्यूसली सबसे ज्यादा रबिंग यही होगी। तो रबिंग यहाँ होगी तो ऑयल लगा यहाँ पे, ऑयल लगा यहाँ पे, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अटैच हो गए। या फिर कॉलर वाले पार्ट सबसे ज्यादा गंदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी नेक मूवमेंट में होती है, तो नेक में जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकल करके कॉलर वाले पार्ट पे लगा। कॉलर वाले पार्ट पे लगा तो वहां पे डस्ट पार्टिकल सबसे ज्यादा चिपक गई। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑयली डर्ट है, ऑयली डर्ट जिसके साथ डस्ट पार्टिकल्स अटैच, और आपने जब यहाँ पे सोप अप्लाई किया तो क्या सिर्फ सोप अप्लाई करोगे कि सोप के साथ पानी भी अप्लाई करोगे? पानी भी अप्लाई करोगे। तो जब हम पानी भी अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि इस सोप में जो ये वाली पार्ट है, देखो कौन सी पार्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑयल, वो इधर आकर के अटैच, और इसका जो आयोनिक पार्ट है वो आयोनिक पार्ट बाहर की ओर अरेंज होता है। ऑयल वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट इज टुवर्ड द ऑयल, और इसका जो आयोनिक पार्ट है वो आयोनिक पार्ट बाहर की तरफ अरेंज होता है इस तरीके से, वाटर की तरफ। बाहर में पानी है तो पानी की तरफ अट्रैक्ट हुआ आयोनिक पार्ट। अब पानी की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है कि पानी की तरफ जो है आयोनिक एंड पानी की तरफ गया। ध्यान से सुनो, पानी क्या है? पानी इज H प्लस OH माइनस। वाटर ये होता है, वाटर होता है H प्लस OH माइनस। और ये खुद, जैसे यहाँ पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस का पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कोई भी नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों एंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव पार्ट है दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को इसका पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वाटर इटसेल्फ इज चार्ज पार्टिकल, यहां पे इधर की ओर अट्रैक्टेड हुआ। ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बन रहा है, ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन क्यों बन रहा है कि ये पार्ट इज, जो टेल वाला एंड है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑयल, और जो आयोनिक एंड है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए ये स्पेसिफिक टाइप का ओरिएंटेशन बन रहा है, और इस ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है मिसल। क्या नाम होता है? मिसल। ये जो क्लस्टर बन रहा है ना, इस क्लस्टर को हम लोग बोलते हैं मिसल। तो क्या ये जो मिसल बना, ये पानी में तो बना। पानी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पानी इज अ पोलर मॉलिक्यूल।
वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि इट हैज चार्ज। पोलर मॉलिक्यूल है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। चार्ज है तो पोल्स, पोल्स पोलर मतलब पोल्स है, वहां पे पोल्स मतलब नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इसलिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइप की ओरिएंटेशन बन रही है। अगर मान लो यहाँ पे पानी में चार्ज नहीं होता तो क्या ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बनती? नहीं बनती। तो ये आयोनिक एंड इधर की तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं होता, फिर ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बनती नहीं। तो मिसल सिर्फ पानी के साथ ही बन सकता है। अगर हम यही मिसल अल्कोहल के साथ बनाने की कोशिश करें तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इथेनॉल जो है, दैट इथेनॉल इज नॉन पोलर। इथेनॉल इज व्हाट? नॉन पोलर। तो इथेनॉल अगर नॉन पोलर है तो इथेनॉल में चार्ज नहीं होगा। इथेनॉल अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर होने का मतलब नो चार्ज। और अगर वहां पे जब चार्ज ही नहीं है तो ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन वहां पे आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। नहीं आएगी। तो इसलिए वहां पे इस तरह का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं बनेगा और इस तरह का मिसल की फॉर्मेशन नहीं हो। समझ में आया? तो व्हाट इज मिसल? Missile is this specific orientation in which hydrophobic part is in the interior of the oily dirt and ionic part is toward the water. ठीक है? This specific orientation is called as what? Missile. क्लियर हुआ सबको? पक्का? ये सब चीजें लिख लिया आप लोगों ने? अब होता क्या है, यहाँ पे अट्रैक्टेड हुआ था मतलब क्या? मतलब है कि ये जो हाइड्रोफोबिक एंड, सुनो ध्यान से सुनो, मैं अब बता रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप। सोप एक्ट कैसे करता है। ये जो हाइड्रोफोबिक तेल वाली एंड है, ये क्या करता है, थोड़े थोड़े फैट के मॉलिक्यूल को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। क्या किया बच्चों? इसने थोड़े थोड़े फैट के मॉलिक्यूल को अपने साथ डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो ऑयली डर्ट था इसके साथ हजारों सोप के मॉलिक्यूल अटैच्ड है ना? हर एक ने थोड़े थोड़े फैट को अपने साथ डिसॉल्व कर लिया, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑयल। तो अपने साथ थोड़े थोड़े फैट को डिसॉल्व कर लिया। तो जब डिसॉल्व कर लिया तो ये फैट का जो बड़ा सा मॉलिक्यूल था ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। ठीक है? छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल जो फैट का था छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ द बिगर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यहां पे जो इमल्सिफिकेशन हो रही है वो कौन कर रहा है? सोप कर रहा है। तो इमल्सिफिकेशन हो गया। अब इमल्सिफिकेशन होने के बाद जब आप इसको रब करोगे या मशीन में तेज तेज घुमाओगे तो क्या होगा कि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के अलग हो चुके हैं वो सब कपड़े से बाहर आ जाए। दिस मैकेनिकल रिमूवल आइदर बाय रबिंग और बाय स्पिनिंग इज कॉल्ड एज एजिटेशन। ठीक है? ये मैकेनिकल रिमूवल की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एजिटेशन। एजिटेशन से उसको हटा दिया जाएगा। समझ में आया? सबको क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, हर एक हाइड्रोफोबिक एंड ने थोड़े थोड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लिया। और जब डिसॉल्व कर लिया तो ये जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल थे दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। कन्वर्ट हो गया। अब जब कन्वर्ट हो गया तो अब क्या हुआ कि जब आप उसको एजिटेट करोगे मतलब मैकेनिकली उसको या तो रब करो या फिर उसको तेज स्पिनिंग करो, दैट विल कम आउट ऑफ। ठीक है? इस तरह से वो ऑयली डर्ट हट जाता है। ओके? क्लियर? लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? सब बिल्कुल ठीक ठाक यहां तक। प्रॉब्लम क्या है? सोप कांट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। हार्ड वाटर कहने का मतलब क्या? हार्ड वाटर किस तरह के वाटर को हम लोग बोलते हैं? हार्ड वाटर उस तरह के वाटर को बोलते हैं जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होती है। ये जिसमें प्रेजेंट होगी कैल्शियम या मैग्नीशियम की आयन, उस तरह के पानी को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। अब ये करेगा क्या? ये क्या करता है कि इस एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ द सोप को डीएक्टिवेट कर देता
जब डीएक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, अब ये सोप तो खुद डीएक्टिवेट हो गया, अब ये उसका चार्ज पार्टिकल खत्म हो जाता डीएक्टिवेट कर देने से। तो अब जो है जब चार्ज पार्टिकल ही उसका खत्म हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, तो अब वो काम ही नहीं करेगा, फिर ये मिसल बनेगा ही नहीं। तो ठीक है, नॉन पोलर बन जाता है। अब जो है ये इनएक्टिव स्कम बन जाता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल बन जाता है। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल बन गया तो वो काम ही नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है सोप के साथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट में हम लोग करते क्या है, डिटर्जेंट में हम लोग यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ना बना करके उसको हम लोग बनाते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, या फिर HO3H+ सल्फोनेट सॉल्ट, अमोनियम या सल्फोनेट, सोडियम पोटेशियम नहीं, अमोनियम या सल्फोनेट। तो उससे क्या होता है, उससे जो ये बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। और इसको कैल्शियम या मैग्नीशियम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। तो जब इसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो ये जो है सॉफ्ट वाटर में भी काम करेगा और हार्ड वाटर में भी काम। समझ में आया। तो जहां पे हमें हार्ड वाटर की प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हम सोप की बजाय क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, डिटर्जेंट। तो हेडिंग डालें डिटर्जेंट। व्हाट इज डिटर्जेंट, जैसा अभी बताया, इट इज आइदर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। सोडियम या पोटेशियम की बजाय क्या बनाएंगे, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट। इसके साथ खासियत क्या है कि इसको कैल्शियम या मैग्नीशियम की आयन डीएक्टिवेट नहीं कर सकती। तो सो इट विल वर्क इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया। लिखिए डिटर्जेंट में लिखे, इट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, ये है अमोनियम, AMMONIUM अमोनियम, ये है सल्फोनेट, SULPHONATE अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एक सोप को डिटर्जेंट से कंपेयर करें तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो उसकी डेफिनेशन में ही है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि it can soap can work only in soft water, detergent can work in both hard and soft. Soap जो है that is soft on skin, this is harsh, स्किन पे हार्श होगा, रैशेस आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सोप जो है ना ये एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो वाटर को पॉल्यूट नहीं करेगा। और डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या करेगा, इट विल पॉल्यूट। समझ में आया। एक साइड लिखा सोप, दूसरी साइड लिखा डिटर्जेंट। पहला डेफिनेशन सोप में, पहले तो हम लोग डेफिनेशन ही लिखेंगे। सोप में लिखे इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। जो इसका डेफिनेशन लिखाया मैंने, इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। ये सोप का डेफिनेशन हो गया। डिटर्जेंट में लिखें, डिटर्जेंट में इट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, सोप में लिखेंगे इट वर्क्स इन सॉफ्ट वाटर ओनली। डिटर्जेंट में लिखेंगे इट वर्क्स इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा, सोप इज सॉफ्ट ऑन स्किन, डिटर्जेंट में लिखेंगे इट इज हार्श ऑन स्किन।
नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, सोप इज बायोडिग्रेडेबल सो इट विल नॉट पॉल्यूट वाटर। Not biodegradable. हाँ, डिटर्जेंट में लिखेंगे इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सो इट विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो बच्चों आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है।